हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विशेष जैन और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स। तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे कंपनीज रूल एंड सेकेंड पार्ट को हम बोलेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल। सो 1857 तक के रूल को हम बोलते हैं कंपनीज रूल, क्योंकि 1857 में सिपोही म्यूटिनी हो गई थी। तो उसके बाद सारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया था। तो इसलिए 1857 से पहले के रूल को बोला जाता है कंपनी रूल और 1857 से बाद के रूल को बोला जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश रूल की शुरुआत होती है जब ब्रिटिशर्स 1600 में इंडिया में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं, या मतलब इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे जो इंडिया है वो यूके के यानी ब्रिटेन के ईस्ट में है। तो हम इसलिए उस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। तो 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे और 1765 तक इन्होंने आते आते दीवानी राइट्स ले लिया था। कहाँ का? बंगाल का, बिहार का एंड उड़ीसा का। दीवानी राइट्स मतलब राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, क्योंकि 1765 में हम जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर हुई थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे, जिसकी वजह से इनको रेवेन्यू राइट्स मिलने के कारण इनकी जो टेरिटोरियल पावर थी उसकी एक तरह से गठन शुरू हो गया था, एक तरह से शुरुआत हो गई थी। और जब इनकी पावर का शुरुआत होगा तो उसके लिए इनको तरह तरह के अपनी फंक्शनिंग को स्मूथ बनाने के लिए कई तरह के रेगुलेशंस एक्ट्स लेके आने पड़ेंगे। तो तभी से हम देखते हैं कि हमारे जो रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, आना शुरू हो गए थे ताकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में अच्छी तरह चल पाए। तो हम फर्स्ट बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जैसा कि हम जानते हैं ये फर्स्ट स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी उनका जो कार्यकाल है, काम काज है, उसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ कंपनी, और इस रेगुलेटिंग एक्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन इंडिया में रख दी थी। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के हम फीचर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया था, इसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसको चेंज कर दिया था एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो हम जानते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो हमारे इंडिया में थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जो 1773 में पोस्ट चेंज हो गई थी। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग की सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी जिसमें 4 मेंबर्स थे। सेकेंडली इस एक्ट में ये था जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया था। एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी कलकत्ता में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस भी थे, और जिसमें चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिजा इम्पी। इसने जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको प्रोहिबिट कर दिया था कि आप किसी भी प्राइवेट ट्रेड में और कोई भी आप ब्राइब या फिर प्रेजेंट लोगों से नहीं ले सकते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो लॉस में जा रही थी, जबकि उसके जो एम्प्लॉयज़ थे, उसके जो सर्वेंट्स थे, वो खूब पैसा कमा रहे थे। क्योंकि ब्राइब वगैरह का चलन उस समय बहुत ज़्यादा था, इंडिया सोने की चिड़िया था। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनकी एक अपॉर्चुनिटी दिखती थी, यहाँ से जितना पैसा लूट सकते हो लूट लो। और इस एक्ट ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी इस्टेब्लिश किया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता था कंपनी के रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। दोस्तों क्या था, 1773 में कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो जिसमें डिफेक्ट थे, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट दूसरा एक्ट लेके आई जिसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट ने कंपनी के पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया, और इसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना करी जिसका काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम कमर्शियल अफेयर्स को देखना। याद कीजिए, हमने 1773 के एक्ट में पढ़ा था, उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की थी, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हो चुकी थी, और दोनों का काम अलग अलग था, पॉलिटिकल अफेयर्स और कमर्शियल अफेयर्स को देखना। तो इसने एक तरह से डबल गवर्नमेंट की शुरुआत इंडिया में कर दी थी। तो इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर कर दिया कि वो सभी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर सके एंड डायरेक्ट कर सके। और इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम कंपनी की टेरिटरी को बोल दिया कि ये ब्रिटिश पोजेशंस है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। वैसे बीच में और भी एक्ट्स आए थे 1793 एंड 1813,
लेकिन उसका ज़िक्र लक्ष्मीकांत बुक में नहीं है, लेकिन जब हम हिस्ट्री के लेक्चर्स मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ेंगे तो हम उसमें उसकी बात भी करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। तो ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। कैसे? क्योंकि देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करार कर दिया गया। और जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। जैसे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सेकेंडली, इसने जो बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनसे वो छीन ली गई। और इसमें जो लॉज बनाए गए, जैसे पिछले एक्ट्स में, जैसे 1813 का जो चार्टर एक्ट है या उससे पहले की जो एक्ट है, उसमें जो लॉज बनाए गए थे उनको बोला जाता था रेगुलेशंस। लेकिन इसमें अब जो लॉज बनाए गए उनको बोला गया एक्ट्स। और इसने क्या किया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी एज एन कमर्शियल बॉडी ख़त्म कर दी। क्योंकि अगर आपको पता हो तो इसमें 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की वो ख़त्म हो चुकी थी। और यानी और कंपनी की, ब्रिटेन की और कंपनी को भी अनुमति मिल गई थी कि वो आगे इंडिया में ट्रेड कर सकती है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी थी वो उसकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी थी, अभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। और इसी के साथ साथ जो कंपनी के जितने भी डेब्ट्स थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ऊपर ले लिया था। और सेकेंडली इसमें ये भी हुआ था, पहले गवर्नर जनरल गवर्नमेंट बोला जाता था, अब क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट इसमें किया गया, इसमें एक ट्राई किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि एक ओपन कंपटीशन किया जाए सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए, जिसमें इंडियंस को भी अलाउ किया जाए कि वो भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन की वजह से ये जो अटैम्प्ट था वो अटैम्प्ट ही रह गया, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं नहीं चाहता था ऑब्वियसली कि इंडियंस को अलाउ किया जाए, क्योंकि उनकी नज़र में ऐसा करना सही नहीं था। अब जो भी कारण हो, ऑब्वियसली कारण एक ये हो सकता है कि वो इंडियंस को नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स के जितना ऊपर उठे। और अगला इसमें ये किया गया, लॉ मेकिंग पावर जो थी वो सेपरेट कर दी गई एग्जीक्यूटिव पावर से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया। और साथ ही साथ इसने 6 न्यू मेंबर्स का एडिशन कर दिया जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। और इसने बेसिकली कहा जाए तो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन कर दिया जिसको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। यानी गवर्नर जनरल की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जिसको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और उसमें 6 मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब जो 1833 में सिविल सर्विस के लिए जो ओपन कंपटीशन का अटैम्प्ट किया गया, अब वो 1853 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इंडियंस को भी अलाउ कर दिया कि वो कॉन्विनेटेड सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट कर सके। कॉन्विनेटेड सिविल सर्विस हाई पोस्ट सिविल सर्विस होती है और एक नॉन कॉन्विनेटेड होती है जो हाई पोस्ट नहीं होती। तो इसके इम्प्लीमेंट के लिए एक मकौले कमेटी का गठन किया गया 1854 में। और इसने साथ ही साथ कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर दिया और कहा कि ये जो जितने भी पोजेशंस हैं कंपनी के इंडियन टेरिटरीज़ में वो ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन है। लेकिन इसने जो कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया उसका कोई टाइम पीरियड नहीं बताया कि कंपनी का रूल कब तक रहेगा। इससे ये भी पता चलता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहे कंपनी का रूल ख़त्म कर सकती थी और अपनी मनमानी कर सकती थी। और नेक्स्ट इसमें किया गया, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी डाला गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जैसे हमने पढ़ा कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे, 6 में से 4 मेंबर्स जो थे वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। कहाँ से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो कैसे उनका इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में। सेकंड हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, फिर हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ा। इसके बाद भी कुछ और एक्ट्स है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट में लिखें और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।